Hey everyone, very warm welcome to everybody and very ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नाउ आज हम हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 13 एंड पार्ट नंबर 2 जो है वो कवर करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई ऑल्सो वांट टू से समथिंग टू यू गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो बहुत दिनों का गैप आ गया है एंड कई दिनों तक लगातार वीडियोस नहीं आई हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूँ उससे पहले मुझे एक और टॉपिक पे बात कर रही है, दैट इज़ रिगार्डिंग द कमेंट। देखो कई दिनों से ना एक ही कमेंट आ रहा है विच इज़ अबाउट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ वो कमेंट पढ़ के। आई नो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि प्लेजर वाला गिल्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सोचा भी, मैंने कोशिश भी की, ट्राई भी किया कि मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर का एनालिसिस दोबारा से प्रोवाइड करवाऊँ। कोशिश करूँ पीपीटी ना बनाऊँ, बहुत ही जैसा पीडीएफ होता है वहीं से उठाऊँ, न्यूज़पेपर पढ़ाना शुरू कर दूँ, बट इट इज़ वेरी हार्ड। क्यों हार्ड है मैं बता देती हूँ। बिकॉज आई माई सेल्फ एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और मैं भी इस साल प्रीलिम्स देने वाली हूँ। नाउ मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ दिन को डिवाइड करने की, बहुत सारा काम करना है, रिविजन इज़ देयर, देन PYQs आर देयर आर मेनी थिंग्स टू डू ऑन डेली बेसिस कि मुझे खुद टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं खुद न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद में या फिर कोई 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल दूँ। सो आई डोंट थिंक कि मैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस तो करवा पाऊँगी, बट या आई एम प्रीटी श्योर कि हम PT 365 पढ़ेंगे पूरा का पूरा। और टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए। देखो मैंने जब स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर छोड़ा था ना तो मुझे लगा था आप 1-2 दिन मुझे मिस करेंगे एंड देन आप किसी और से वीडियो जो है वो देखना शुरू कर देंगे, बट बहुत ही प्राउड की बात भी है मेरे लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता था एंड यू आर स्टिल वेटिंग। बट अब मैं आप लोगों को अपने मुंह से बोल रही हूँ कि प्लीज़ अगर आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखना ही है तो आप एक काम करिए, किसी और को जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हो, यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़पेपर के एनालिसिस करवाते हैं लोग, आप उनके पास जाइए। अगर आपको शुरू में अच्छा नहीं लग रहा है 2-3 दिन दीजिए, बल्कि 10 दिन का टाइम दीजिए, डेली सुनिए उसको। अगर फिर भी आपको ठीक नहीं लगता है तो देन आई गेस मैंने ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा दिनों तक न्यूज़पेपर का एनालिसिस करवाया है। अब सही टाइम है कि आप लोग अपना टाइम निकालें और आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। तो ये एक कमेंट का आंसर है। दूसरा वही बात है कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रही हूँ, अगेन वही बात आ जा रही है बार बार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सच में मेरे पास 30 मिनट का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है कि मैं उस समय में कुछ निकाल के यहाँ पर बना दूँ। एनीवे शिकायतें ख़त्म करते हैं। अगेन वाई, बिकॉज टाइम इज़ राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइम को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम डायरेक्टली हमारी पॉलिटी को कवर करेंगे और 3-4 दिन के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें और सारे के सारे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवानी है, सो दैट आप लोगों का भी एक ईजी सा रिविजन जो है वो चलता रहे साथ साथ में। एनीवे देखो आज हम शुरुआत करने वाले हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से, कि पार्लियामेंट में एक्चुअली में लेजिस्लेटिव यानी कि जो कानून बनते हैं जिनके अनुसार हमारे देश में सारे के सारे कार्य होते हैं, वो प्रोसीजर क्या है, उस चीज़ का जो है काम कैसे करता है, वो आज हमें समझना होगा। आज पार्लियामेंट को हम ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले क्या होता है कि बिल जो होते हैं वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और वो भी 2 तरीके के होते हैं। पहला जो बिल होता है उसको बोला जाता है पब्लिक बिल। पब्लिक बिल का क्या मतलब है, यानी कि वो बिल जो कि किसी गवर्नमेंट बिल को बोला जाता है, जो कि किसी मिनिस्टर के द्वारा जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम पब्लिक बिल बोलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बिल होता है जिसे बोला जाता है प्राइवेट बिल्स। नाउ क्यों है ये प्राइवेट बिल्स, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर कौन होंगे, क्या कोई रिलायंस कंपनी का मालिक आकर वहाँ पर ये प्रेजेंट करेगा? ऑब्वियसली नॉट। मीन्स जो कि मिनिस्टर नहीं है बट MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, ही कैन बी फ्रॉम अपोजिशन, तो वो जीत के तो आए हैं बट उनके गवर्नमेंट नहीं है, तो वो गवर्नमेंट में नहीं है, दैट इज़ वाई वो क्या हो गए, एक प्राइवेट मेंबर हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। सो उनको ये बोला जाता है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए पब्लिक बिल जो होते हैं उनका इंट्रोडक्शन किया जाता है बाय ए मिनिस्टर। नाउ रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी, तो मोस्टली जो वो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, नीतियाँ जो बना रहे हैं, उसी को ये दिखाएगा। ग्रेटर चांस है कि ये अप्रूव हो जाएगा पार्लियामेंट के थ्रू। वाई? बिकॉज दे हैव मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी उनके पास है और इनके पास में ऑप्शन भी बहुत होता है कि ये लोग क्या करेंगे। मान लीजिए कोई ऑप्शन यानी कि इन्होंने एक्ट जो है उसको प्रेजेंट किया तो वो पास होगा ही होगा और इनको ऐसा कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 1 महीने पहले परमिशन लो। बट अगर हम प्राइवेट मेंबर की बात करें तो उनको तो 1 महीने का पहले नोटिस देना पड़ता है। अगेन ये बात स्पीकर के ऊपर होती है कि वो उनका जो एक्ट उन्होंने रखा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, एडमिट करेंगे कि उसके ऊपर वोटिंग वगैरह हो या ना हो। तो बहुत सारा मैटर ये है कि यूजुअली क्या होता है कि पब्लिक बिल जो होता है वो बहुत ही जल्दी पास हो जाता है।
रिजेक्शन में लीड टू गवर्नमेंट्स रेजिग्नेशन। क्यों? क्योंकि मान लो लोकसभा या राज्यसभा में हुआ है तो लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ द लीडर जो होगा वो एज पर द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि जो लीडर होगा मेजॉरिटी पार्टी का उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, बट हमें पता है कि पार्लियामेंट का मतलब ही क्या है कि जिसके इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे और उन्हीं के जो लीडर होंगे वो एज अ प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को चलाएंगे। सो ये हमें पता है। बट अगर आपके पास में आपका कोई बिल आपने प्रेजेंट किया और वो पास नहीं हो पाया तो ये चीज़ क्या दिखाती है? अगर मान लो कि बिल्कुल ही स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए है वो अलग बात है, बट ऑर्डिनरी बिल है और उसको पास करवाने के लिए आपको 50+1 की मेजॉरिटी चाहिए, जितने लोग प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं तो उतना तो आप अपने सारे मेंबर्स को बुलाएंगे, पास करवाएंगे तो हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि जो मेजॉरिटी की बातें हो रही थी वो मेजॉरिटी एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर के पास अभी है भी या नहीं है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी यहाँ पर करवाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके लिए 7 दिन के नोटिस की ज़रूरत होती है। ड्राफ्टिंग बाय कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट, तो ये होता है कि बाद में कोई कानूनी दिक्कत ना आए, इसी वजह से मान लीजिए कि हेल्थ के ऊपर कोई बिल बनाना है तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो होगा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उनके अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट होगा, वो क्या करेंगे उसके ऊपर काम करेंगे और साथ ही में कंसर्न करेंगे, साथ ही में विचार कर लेंगे लॉ मिनिस्टर के साथ में भी, लॉ डिपार्टमेंट के साथ में भी, नॉट मिनिस्टर एक्चुअली, कि वो भी अच्छे से बताए कि कोई गड़बड़ तो इसमें नहीं है। नाउ प्राइवेट मेंबर की बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करता है द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्टर नहीं है तो किस में है? अपोजिशन में है। लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड, काफ़ी कम ऐसे चांस होते हैं कि इनका अप्रूवल होता है। अभी तक सिर्फ 4-5 ही ऐसे बिल हैं जिनको अप्रूव किया गया है पिछले 30-40 सालों में। नाउ रिजेक्शन बाय हाउस हैज नो इम्प्लीकेशन ऑन द गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया। इंट्रोडक्शन रिक्वायर 1 मंथ नोटिस। ड्राफ्टिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न, जो ये बिल लेकर आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर ये पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग की जो जिम्मेवारी है वो होती है। Now, the bill introduced in parliament can also be classified into 4 categories, 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण बिल होते हैं, मनी बिल यानी कि वित्तीय बिल जिनको बोला जाता है, फाइनेंशियल बिल यानी कि आर्थिक बिल जिनको बोला जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान के अंदर ही संशोधन जिन बिल्स के अकॉर्डिंगली हो सकता है उनको ये हम देखेंगे। ठीक है, 4 तरीके से हो गए। ऑर्डिनरी बिल यानी कि कंसर्न विद मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट, तो इनको छोड़ के और इनको छोड़ के जो भी बिल होंगे उनको हम ऑर्डिनरी बिल कैटेगरी में रखेंगे। नाउ मनी बिल जो कि फाइनेंशियल मैटर पे तो ध्यान देता ही है, फाइनेंशियल बिल्स अलग से हैं, बट उसके अलावा टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, तो हम पढ़ेंगे कि 8-9 चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें अगर किसी बिल के अंदर हैं तो उसको कौन एज स्पीकर जो होंगे वो बताएंगे कि ये मनी बिल है या नहीं है। उनको अपना क्या करना पड़ता है, सर्टिफिकेट देना पड़ता है दैट इट इज़ ए मनी बिल, और फिर वो बिल क्या होता है राज्यसभा के पास जाता है। और हमने पढ़ा ही था जब हम मैं पावर्स को समझाऊंगी कि लोकसभा की और राज्यसभा की क्या क्या पावर्स हैं, वो किन जगहों पर एक दूसरे के बराबर है, किन जगहों पर एक दूसरे से कम है, राज्यसभा कम है, किन जगहों पर लोकसभा की जो शक्तियाँ हैं वो कम है राज्यसभा से, तो वो हम तब समझेंगे ना। फाइनेंशियल बिल की बात करें तो इट इज़ कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स बट आर डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल्स। तो ये आर्टिकल 109 और 110 है, यहाँ पर हम आर्टिकल 117 ए एंड बी की बात कर रहे हैं। फिर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि क्या है आर्टिकल 368। अब इसके अंदर भी 2 तरीके की मेजोरिटी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाई थी। ये कंसर्न विद द अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर संविधान में ही किसी चीज़ को बदलाव करना है तो ये होगा। अब ऑर्डिनरी बिल का देखते हैं कि किस प्रकार से ये पास होता है। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल को प्रेजेंट किया जाता है, पहली रीडिंग होती है, उसके बाद सेकेंड रीडिंग उसकी की जाती है, देन फिर थर्ड रीडिंग होती है, फिर बिल को दूसरे हाउस में भेजा जाता है और फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट का असेंट मिलना होता है। 1 बाय 1 हम इनको समझेंगे कि इनमें क्या क्या फ़र्क है। देखो सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। साधारण बिल की यहाँ पर बात हो रही है तो इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गैजेट कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। सबसे पहले आपने उसको क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है, फिर उसी के साथ में जो गैजेट होता है, गैजेट क्या होता है, आप एक तरीके की किताब मान लीजिए, पार्लियामेंट की जितने बिल आएंगे वो उनमें छपेंगे, तो वो पहली रीडिंग मान ली जाती है। नाउ इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद थर्ड रीडिंग के बाद में, जो मान लो लोकसभा में हुआ है तो राज्यसभा में उसके बाद उनको भेजना पड़ेगा, और दोनों ही सभाओं के पास में, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों के पास में बिल्कुल सेम यानी कि इक्वल पावर्स है ऑर्डिनरी बिल के ऊपर।
हालांकि जब हम स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे और स्टेट असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि काउंसिल के पास में सेम पावर्स नहीं होती हैं। वो एक्चुअली में यहाँ पर इसको रिजेक्ट वगैरह नहीं कर सकती है, बस डिले कर सकती है, वो भी 4 महीने के लिए। सो वो यहाँ पे अभी बता दिया है ताकि आप लोगों के माइंड में कनेक्ट हो जाए कि ऐसा सवाल आए तो हम गलत ना करें। और जब स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तभी भी हम इसको एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। एनीवे, मूविंग फर्दर, यहाँ पर देखेंगे ईदर बाय ए मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर हैव टू आस्क फॉर लीव ऑफ द हाउस। नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज। तो पहली रीडिंग जब होगी तो इस पर कोई भी डिस्कशन फिलहाल नहीं होता है। पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया, इफ अ बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इज नॉट नेसेसरी। मान लो कि ऐसा कोई रीज़न था कि सेशन नहीं चल रहा था या सेशन की बात ना हो, तो एक दिन का टाइम हो गया था और मान लो गैजेट के अंदर वो पहले ही पब्लिश हो चुका है, तो उसको फिर हाउस में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब ये मान लिया जाता है कि गैजेट से जितने भी MP होंगे वो ऑलरेडी इसको पढ़कर आएंगे, और जब वो उसको पढ़कर आएंगे देन उसके बाद ही हम यहाँ पर इसमें और डिस्कशन करेंगे, बताएंगे, ये सब मान लिया जाता है। फिर सेकंड रीडिंग आती है। सेकंड रीडिंग में सबसे पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। नाउ इसमें क्या होगा, इसमें टेक द बिल इनटू कंसीडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स डेट। अब या तो आज ही आप पढ़ लीजिए या फिर आप ये जो डिस्कशन करना चाहते हैं उसको स्पीकर क्या करेंगे, एक डेट को फिक्स कर देंगे कि हम 2 दिन बाद इस तारीख को यहाँ पर डिस्कशन जो इसके ऊपर करेंगे। रेफर द बिल टू ए सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। मान लीजिए डिस्कशन ऐसा हुआ है कि बहुत ही पॉजिटिव नहीं लग रहा है, वोटिंग नहीं करवा रहे हैं अभी, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी सिलेक्ट कमेटी या कोई कमेटी उसके ऊपर ऑलरेडी बना दी जाए कि वो ज़रा अच्छे थे टेक्निकल तरीके से इसको ढंग से पढ़े, इसमें कमियां निकाले, कुछ एडवाइस निकाले ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। रेफर द बिल टू ए जॉइंट कमेटी टू द 2 हाउसेज। अब ये भी हो सकता है कि दोनों हाउसेज की कोई जॉइंट कमेटी बनी हुई हो, उसमें भेज दें। सर्कुलेट द बिल टू इलेक्ट पब्लिक ओपिनियन, या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है जो यूजुअली कम होता है कि क्या करें, सभी के सामने बिल को क्या कर दे, पब्लिक के लिए खोल दिया जाए और पब्लिक से बोला जाए कि आप लोग क्या करें, इसमें कमेंट कीजिए, इसमें एडवाइस कीजिए कि क्या क्या बदलाव होना चाहिए। तो ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट डेमोक्रेसीज में ऐसा देखने को मिलता है। इंडिया में भी कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कि डावरी एक्ट के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा हुआ था। सो पॉइंट इज कि ऐसा भी किया जा सकता है लेकिन ऐसा कम होता है। नाउ कमेटी स्टेज आती है, कमेटी के पास में चला गया बिल, फिर क्या होगा, कमेटी एग्जामिन द बिल थ्रोली एंड इन डिटेल क्लोज बाय क्लोज। तो एक एक क्लोज को, एक एक शब्द बाय शब्द, मतलब एक क्लोज बनाया हुआ ए पॉइंट था तो इसको पूरा पढ़ेंगी, तो बिल्कुल एक एक तरीके से उसमें जाएंगे वो डिटेल में। कैन ऑल्सो अमेंड इट्स प्रोविजन, अमेंड कर सकती हैं बट विदाउट ऑल्टरिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइन। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, इनका काम सिर्फ एडवाइजरी नहीं है बल्कि ये उसमें बदलाव भी कर सकती हैं। लेकिन अब प्रिंसिपल अंडरलाइन क्या है कि मान लीजिए एक हेल्थ से रिलेटेड ही बिल बनाया, स्वास्थ्य से रिलेटेड बनाया था और उसमें एक प्रोविज़न लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट जो होगी वो फ्री में क्या देगी, यहाँ पर लोगों को उपचार प्रोवाइड करेगी। हो सकता है टीबी रिलेटेड कुछ एक्ट आया हो, तो मान लीजिए टीबी के रिलेटेड था, ओके, तो कि हमें एलिमिनेट करना है 2030 तक और 2025 तक का टारगेट था, तो इसको और स्पीडली हम करते हैं और दवाइयाँ देंगे। अब हो सकता है कि ये बिल कमेटी के पास गया और कमेटी इसमें कुछ बदलाव करना चाहे, लेकिन ये जो गवर्नमेंट कर रही है ना फ्री में, ये बदलाव नहीं हो सकता। या फिर ये चीज़ है कि 2025 तक हम इसे ख़त्म करना, तो जो एसेंस है जिसके लिए वो किया गया, या टीबी को हटाकर आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर जर्नली जो वैसे कफिंग होती है सिर्फ उसको ही बदल दीजिए, नहीं नहीं, वो नहीं होगा। जिस कारण से उसको प्रेजेंट किया गया है वो तो रहना ही चाहिए, एसेंस रहना चाहिए। नाउ कंसिडरेशन स्टेज देखेंगे तो हाउस न्यू कंसीडर्स नाउ कंसीडर द प्रोविजन ऑफ बिल, ईच क्लोज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली। हर एक जो क्लोज होता है उसको डिस्कस किया जाता है। मेंबर्स कैन ऑल्सो मूव अमेंडमेंट इफ एक्सेप्टेड दे बिकेम पार्ट ऑफ द बिल। तो मेंबर्स अगर चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ और संशोधन भी करते हैं, और अगर मान लीजिए वही जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो उसको लेकर आए थे और वो हाउस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है वोट करने के बाद में, तो भी क्या होगा कि वो पास हो जाएगा बिल और पार्ट बन जाएगा बिल का। थर्ड रीडिंग क्या होती है, कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल। सीधी सीधी मतलब यह है कि या तो आप बताओ कि आपको ये बिल एक्सेप्ट है क्योंकि अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, या बताओ कि ये बिल रिजेक्ट किया जा रहा है। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या होगी, वोटिंग होगी। नो अमेंडमेंट आर अलाउड, कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है थर्ड रीडिंग पे। सिर्फ सेकेंड रीडिंग ऐसी है जिसमें क्या होगा, अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। नाउ इसमें कह रहे हैं इफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो क्या कह रहे हैं कि मान लो मेजोरिटी 200 ही यहाँ पर क्या है मेंबर प्रेजेंट है, या फिर छोड़ो 200 भी मत मानो, एक दिन ऐसा है कितना क्योरम चाहिए इंक्लूडिंग स्पीकर 10% चाहिए। तो मान लो 550 हमारे मेंबर हैं, इसमें से 543 ऐसे हैं जो अभी सीटिंग है मतलब बैठे हुए हैं। इनमें से हम देखेंगे कि 55 ऐसे मेंबर हैं जो अभी प्रेजेंट है,
55 मेंबर प्रेजेंट है हाउस के अंदर में और उनमें से मेजॉरिटी चाहिए, तो इनमें से मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी, हम देख पाएंगे कि 28 मेंबर्स की मेजॉरिटी हो जाएगी। तो अगर इनमें से 28 मेंबर ने भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस दे दी तो वो क्या हो जाएगा, पास मान लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता है कि 55 ही होंगे, बट द पॉइंट इज़ कि क्योरम होना चाहिए, 10% से ज़्यादा होने चाहिए, 10% मिनिमम होने चाहिए। आप उससे कम में तो नहीं चला सकते हो, कोई भी मीटिंग या सीटिंग नहीं कर सकते हो, तो ये होगा। देन बिल इज ऑथेंटिसिएटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड ट्रांसमिटेड टू सेकंड हाउस। अब ये क्या होगा, अगर मान लो बिल को पास कर दिया गया तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर भी हो सकते हैं क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है, और यहाँ पर चेयरमैन भी हो सकते हैं क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है, तो कोई किसी भी हाउस में होगा। अब स्पीकर है तो स्पीकर ने क्या कर दिया कि उसको यहाँ पर ऑथेंटिसिट कर दिया है कि हाँ ये पास हो गया और इसको सेकंड हाउस के लिए रवाना कर देंगे। सेकंड हाउस में फिर से सेम प्रोसीजर होगा। क्या होगा, सेकंड हाउस के पास में 4 अल्टरनेटिव्स भी होते हैं। पहला होता है पास द बिल विदाउट अमेंडमेंट, कोई बदलाव नहीं किया, सीधा सीधा मान लिया। दूसरा होता है पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न टू इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकंसिडरेशन। मान लो उनको लगा कि नहीं बिल में अभी भी कुछ कमियां हैं, हमें इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ संशोधन किया बिल के अंदर और उसको, क्योंकि अब ये इन्होंने पास किया लेकिन क्योंकि फर्स्ट हाउस ने अभी तक इस संशोधनों को पास नहीं किया है और हमें क्या पता है दोनों हाउस की गारंटी चाहिए, मतलब एक्सेप्टेंस चाहिए, तो क्या होगा, रिटर्न करेगा फर्स्ट हाउस के पास में कि आप दोबारा से पुनर्विचार करो और इसको पास करो। तीसरा ये कर सकता है रिजेक्ट ही कर सकता है, रिजेक्ट करेगा तो ये यहाँ पे खत्म हो गया पूरा का पूरा बिल। नोट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग। और मान लीजिए कि कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, सो अब क्या हो सकता है कि यहाँ पर हंग हो गया। तो हंग जैसी सिचुएशन जब आ जाएगी तब क्या होगी, जॉइंट सीटिंग होगी। कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएगा। कौन यहाँ पर हेड कौन करेगा, हेड करेगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राइट। तो ये सिचुएशन यहाँ तक आ सकती है। नाउ इफ़ द फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट द अमेंडमेंट, अगर मान लो कि इन्होंने पास नहीं किया और ये सेकंड ऑप्शन किया और इन्होंने इसको भेज दिया, अगर पहले हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया है अमेंडमेंट को, देन जो पास है पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके साथ में क्या होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस है, लोकसभा ही मान लो, इन्होंने अमेंडमेंट को यहाँ पर क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर से क्या होगा, सेकेंड हाउस के अंदर अंदर में जो एक्शन लिए गए थे 6 महीने से ज़्यादा अगर टाइम हो गया तो डेडलॉक हो गया और फिर से यहाँ पर जॉइंट मीटिंग यहाँ पर क्या होगी, बुलाई जाएगी। तो 6 मंथ का टाइम है यहाँ पर। 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास। अब ये जो है मान लो जॉइंट सीटिंग होगी, जॉइंट सीटिंग में पास हो गया या फिर यूजुअली उन्होंने पास कर दिया तो अब किसके पास जाएगा, तो हु इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज़ अ प्रेसिडेंट। सो उनके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में 3 यहाँ पर अल्टरनेटिव्स हैं। पहला तो उसको पास कर दे, एसेंट कर दे और स्टैट्यूट बुक के अंदर वो एंटर हो जाएगा क्योंकि वो एक्ट बन जाएगा, या फिर विद होल्ड इज एसेंट, बिल एंड हो जाएगा और कोई एक्ट नहीं बनेगा, रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरा होता है रिटर्न करने का, कि फिर से आप रिकन्सिडर करिए, हाउस को बोलेंगे कि एक बार दोबारा से इस पर सोचो, फिर से रिकन्सिडर करने का क्या मतलब है कि फिर से वोटिंग होगी दोनों हाउसेज में, पहला हाउस फिर से उसको वोट करेगा, पास करेगा, दूसरा फिर से पास करेगा एंड देन अगेन उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। अब जब इसको सेकेंड टाइम भेजा जाएगा ना रिकंसिडर करके, अब इसमें ऑप्शन होता है कि चाहे तो आप उसमें अमेंडमेंट करो या ना करो, सेम टू सेम भेज दो कि आपने एक अक्षर भी नहीं बदला है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, अपना एसेंट देना ही देना पड़ेगा। सो ये एक बदलाव था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था बट इट वॉज चेंज इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब हम बात करते तो अब किया जाता है, द प्रेसिडेंट एंजॉय ओनली ए सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव एब्सोल्यूट वीटो का क्या मतलब होता है, देखो सस्पेंसिव का मतलब है कि इन्होंने दोबारा से, इन्होंने कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड कर दिया था लेकिन दोबारा आया तो इनको मानना पड़ेगा। अब यूएसए में अगर आप जाएंगे तो यूएसए में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो यूएसए के अंदर क्या किया जाता है कि जितनी पहले क्या थी, सिंपल मेजॉरिटी के साथ में आपने भेजा था, अब इसको वापस से प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए दे दिया है, तब यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपको उससे ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए, तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अगर आप स्पेशल या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास कर देते हो फिर प्रेसिडेंट को वहाँ पर मानना होता है। तो ये थोड़ा सा हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब हम मनी बिल को पढ़ लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल आराम से समझ में आ गया। मनी बिल आर्टिकल 110 की बात हो रही है। बिल इज डीम्ड टू बी मनी बिल इफ कंटेन ओनली प्रोविजन डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो ओनली, केवल और केवल ये होने चाहिए 7 प्रोविजन, और इनमें से कोई एक भी अगर है तो भी उसको मनी बिल माना जाएगा। तो इसको रट लो। पहला क्या होगा, इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। कोई भी टैक्स जो है उससे रिलेटेड कुछ भी करना है तो वो क्या होगा, एक मनी बिल होगा। रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट,
मनी बिल, custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India, the payment of money into the withdrawal of money from any such fund, ये भी मनी बिल माना जाएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपको निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा, मनी बिल। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज आउट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, कोई भी खर्चा कर रहे हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा ले रहे हो, फिर से मनी बिल होगा। रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड इंडिया, मान लिया आपने कंसोलिडेटेड इंडिया में आपके पड़ा हुआ है 5 लाख करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने कहीं से पैसा लिया, लोन ले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब वो लोन कहाँ से लेंगी, किसी से भी ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया है, किसी दूसरी कंट्री से ले लिया। उन्होंने बोला कि देखो हम ये लोन ले रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट, बट अगर नहीं प्रोवाइड करवा पाए तो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो वो एक तरीका अगर होगा, आपने कोई भी पैसा लिया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर या पब्लिक अकाउंट के ऊपर लेकर लिया है, तो वो मनी भी क्या होगी, यहाँ पर मनी बिल के अंदर आएगी। नाउ एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव, तो इनसे रिलेटेड कोई भी मैटर है दैट इज अ मनी बिल। अब ये मनी बिल जो होता है, बिल इज नॉट टू बी डीम टू बी अ मनी बिल इफ इट प्रोवाइड्स फॉर, ये मनी बिल कब नहीं माना जाएगा। इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड अदर प्रिकॉशनरी पेनल्टीज, अब मान लो आप टैक्स लगा रहे हो, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वेल्थ टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स तो है ही, उसके अलावा वेल्थ टैक्स लगाया, गिफ्ट टैक्स लगाया, ये सब एक मनी बिल है। बट अगर आपने कोई फीस लगा दी है, फीस लगा दिया मतलब कोई सेस लगा दिया कि 4% हम क्या लेंगे, एजुकेशन के ऊपर लेंगे, आपने कोई पेनल्टी लगा दिया, पेनल्टी यानी कि आपने बोला है कि ये जो ड्राइविंग कर रहे हैं और जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं उनके ऊपर फाइन लगाओ, 25,000 रुपये कर दो किसी भी छोटी सी चीज़ के लिए, ऐसा कई बार किया गया है, देन वो मनी बिल नहीं माना जाएगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा उसको। नाउ डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, अगर आपने कोई डिमांड की है फीस वगैरह के लिए, लाइसेंस के लिए, वो भी मनी बिल में नहीं आएंगी। इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी, देखो यहाँ तक है तो वो मनी बिल है, लेकिन जैसे ही अगर ये काम किसी लोकल अथॉरिटी ने किया है या बॉडी ने किया है और लोकल पर्पजेस के लिए ही किया है, लोकल माने कि किसी विलेज के लिए ही किया है या फिर किसी सिटी के लिए बस एक के लिए किया है, तो उसको मनी बिल नहीं माना जाएगा। मनी बिल के फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज फाइनल ऑन क्वेश्चन वेदर ए बिल इज अ मनी बिल और नॉट, तो ये कौन कर सकता है, ना यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आएगा, ना यहाँ पर प्रेसिडेंट आएगा, कुछ नहीं, कोई नहीं आ सकता है, बल्कि यहाँ पर स्पीकर जो होंगे लोकसभा के केवल और केवल वही बताएंगे कि ये मनी बिल है या नहीं है। हिज डिसीजन कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इवन द प्रेसिडेंट, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उन्हीं के हाथ में ये पूरा का पूरा जो है वो रखा गया है फैसला, और वो ना ही तो किसी भी कोर्ट में चैलेंज होगा, ना ही वो प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं कि आपने इसको मनी बिल क्यों बोला, ना ही उसको गवर्नमेंट पूछ सकती है, ना ही उसको पार्लियामेंट पूछ सकता है, ना ही उसको कोई भी यहाँ पर बोल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी पावर हो जाती है स्पीकर के पास। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, और वो भी कब होगा, जब रिकमेंडेशन होगी फ्रॉम द प्रेसिडेंट, यानी कि एक प्रायर परमिशन, पहले ही यहाँ पर क्या चाहिए, परमिशन चाहिए होती है, किससे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। इट इज़ अ गवर्नमेंट बिल एंड कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय ए मिनिस्टर, क्योंकि गवर्नमेंट बिल है तो केवल और केवल मिनिस्टर इसको करेंगे। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल, ना तो वो रिजेक्ट कर सकती है ना ही अमेंड कर सकती है, तो उनके पास में ऑप्शन क्या होता है, उनके पास में ऑप्शन होता है यहाँ पर एक्सेप्ट करने का। Now, it only make the recommendation and return the bill to the Lok Sabha within 14 days, whether with or without recommendation. अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनको रिटर्न कर देंगी 14 डेज में, नहीं भी करेंगी तो भी फर्क नहीं करेगा, कोई रिकमेंडेशन देनी है, क्योंकि लोकसभा के पास ये मान्यता होती है कि ये इनकी रिकमेंडेशन को माने या ना माने, मतलब कहीं ना कहीं लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर है कि वो इनकी रिकमेंडेशंस को बिना माने भी इसको पास मान सकती है। फाइनेंशियल बिल की बात करें तो इसमें देखो फाइनेंशियल बिल्स के अंदर मनी बिल आता है आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल 1 होते हैं जो कि आर्टिकल 117A में आएंगे, और फाइनेंशियल बिल्स 2 होते हैं जो आर्टिकल 117 के पार्ट 3 में आएंगे। समझते हैं इनमें क्या फ़र्क है। फाइनेंशियल बिल 1 की जब हम बात करते हैं, पार्ट 1 ऑफ आर्टिकल 117, दैट इज बिल दैट कंटेन्स ऑल द मैटर मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। एक तो यानी कि ये मनी बिल होगा। अब ये क्योंकि इसमें मनी बिल आ रहा है, 110 वाले की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर सेम टू सेम इसके पास में पावर्स होंगी,
यानी कि इसको सिर्फ केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए कि इसको पास करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पर इसमें मनी बिल वाले जो है मैटर वो नहीं आती हैं, तो ये एक सेकंड कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल बिल्स की हो जाती है। प्लस अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, इट कैन बी ईदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय राज्यसभा। तो ये रिजेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल बिल, अमेंड भी हो सकता है, बट जो भी इसमें मनी बिल से रिलेटेड है वो नहीं किए जा सकते। तो जब मनी बिल की बात होगी ना वो रिजेक्ट होंगे ना अमेंड होंगे। अगेन जो फाइनेंशियल बिल ऑफ 2 होते हैं वो भी क्या होते हैं, कैन बी अमेंडेड, कैन बी रिजेक्टेड ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड देखते हैं ज्वाइंट सिटिंग टू रिजॉल्व द डेडलॉक। अगर यहाँ पर मनी बिल है तो क्योंकि डेडलॉक होगा ही नहीं, क्योंकि रिटर्न कर दिया आपने 14 डेज के अंदर, मैंडेटरी है। अगर यहाँ पर हो जाता है तो क्या होगा कि यहाँ पर रिजॉल्व द डेडलॉक के लिए ज्वाइंट सिटिंग हो जाती है, सेम टू सेम ज्वाइंट सिटिंग इज अवेलेबल। प्रेसिडेंट कैन ईदर गिव हिज एसेंट और विदहोल्ड द रिटर्न ऑफ द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो प्रेसिडेंट इनमें अपना एसेंट दे भी सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तीनों काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि फाइनेंशियल बिल के अंदर लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा, दोनों के पास में ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर पावर्स है। बट इन द केस ऑफ मनी बिल लोकसभा इज नॉट इक्वल टू राज्यसभा, ठीक है, ये याद रखना है। Similarity in Financial Bill 1 and Money Bill, both of them can be introduced only in Lok Sabha and not in Rajya Sabha। तो एक चीज़ ये है कि फाइनेंशियल बिल 1 जो होंगे वो केवल और केवल लोकसभा में ही क्या होंगे, दिए जाएंगे। दूसरा क्या है, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी दोनों में ही यहाँ पर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की। अब देखो जब फाइनेंशियल बिल 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल जरूरी नहीं है एट द इंट्रोडक्शन स्टेज, बट इज रिक्वायर्ड एट द कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज कौन सी हो गई, 1 हाउस ने पास किया, 2nd हाउस ने पास किया, तीसरी अब जो स्टेज है प्रेसिडेंट वाली तब तो चाहिएगा, लेकिन पहले नहीं चाहिए है। ट्रीटेड एज अ ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल की तरह ये काम करता है फाइनेंशियल बिल्स 2, एंड ये कब आता है, आर्टिकल 117 के पार्ट 3 में। Now, in all other respect, Financial Bill 1 is governed by the same legislative procedure applicable to an ordinary bill। दो चीज़ें याद रखनी है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा Financial Bill 1 and as well as President की prior permission is needed। ज्वाइंट सिटिंग की बात कर लेते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज्म है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मिलता है ताकि डेडलॉक जो है उसको 2 हाउसेस को ख़त्म किया जा सके अगर कभी सिचुएशन आती है। कौन बुलाता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट बुलाएंगे। एप्लीकेबल ऑर्डिनरी एंड फाइनेंशियल बिल, यानी कि मनी बिल्स पे नहीं बुला सकते हैं। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो होते हैं उन पे भी नहीं होती है ज्वाइंट सिटिंग। एंड दिस इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ, यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बिल विच इज़ सो इम्पोर्टेंट कि उससे पूरा का पूरा संविधान ही बदला जा सकता है, दैट बिल हैज़ नो प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग वेयर एज ऑर्डिनरी बिल हैज़ इट। सो ये क्रिटिसिज्म भी है। तो ये याद रखना है कि फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल पे दिस इज एप्लीकेबल बट नॉट एप्लीकेबल ऑन मनी बिल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। कैप पे नहीं होगा। नॉट एप्लीकेबल मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। कॉरम 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस। तो 1/10 अब कितना होगा, 55 यहाँ पे भी चाहिए लोकसभा से एंड 25 कहाँ से चाहिए, राज्यसभा से चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने मेंबर होने चाहिए, 81 मेंबर जो है वो होने ही चाहिए। प्रोविजन यूज ओनली थ्राइस, केवल और केवल 3 बार ज्वाइंट सिटिंग जो है वो अभी तक हुई है। डाउरी प्रोहिबिशन बिल जो कि कब था, प्रोहिबिशन रिलेटेड टू 1960, दहेज को खत्म करना। बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977 में लाया गया था। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में लाया गया था। तो इन तीनों पे अभी तक केवल और केवल ज्वाइंट सिटिंग की गई है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, मान लो कि लोकसभा जो वो खत्म हो गई है, तो इफ द बिल हैज़ ऑलरेडी लैप्स ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, नो ज्वाइंट सिटिंग कैन बी समन की नहीं जाएगी। बट ज्वाइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन सच ए सिटिंग एज द बिल डिज नॉट लैप्स। तो क्या होगा, ये जब आप बिल्स को पढ़ेंगे कि कौन सा बिल खत्म होता है कौन सा बिल खत्म नहीं होता है, व्हेन एवर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हैपन्स, तो जब भी प्रेसिडेंट बोल देते हैं कि हम ज्वाइंट सिटिंग करेंगे, उसके बाद में बेशक से लोकसभा सरकार बेशक से खत्म हो जाए, जो नई सरकार आएगी, नया इलेक्शन होगा, उनको आगे ज्वाइंट सिटिंग उस बिल के ऊपर करनी ही पड़ेगी। दैट इज व्हाट दिस प्रोविजन इज सेइंग। नाउ नो न्यू अमेंडमेंट
एक्सेप्ट इन टू केसेस को छोड़ के कोई भी नया संशोधन नहीं होगा। दोज अमेंडमेंट दैट हैव कैजुअल कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेज, मान लो कि एक ऐसा ही संशोधन है जिसकी वजह से ही सारा का सारा झगड़ा है, वो हो सकता है। सेकेंडली, दोज अमेंडमेंट दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी ड्यू टू डिले ऑफ द पैसेज ऑफ द बिल, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आपको इतना समय लग गया है, डिले हो गई हैं सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी है, कुछ संशोधन करने जरूरी है, दैट इज़ वाई ये भी हो सकता है। प्रिसाइड बाय स्पीकर, अगर वो नहीं है तो फिर कौन बैठेगा? डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन बैठेंगे, और वो भी नहीं है तो उनके द्वारा जब कोई पर्सन कोई असाइन करेंगे वो ही यहाँ पर बैठ पाएगा। याद रखना, चेयरमैन कभी भी नहीं बैठ पाएंगे, वो नहीं बैठ पाएंगे। डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो कौन बैठेगा? डिप्यूटी चेयरमैन। ज्वाइंट सिटिंग की बात कर लेते हैं। मोर देन 6 months हैव elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बिल बाय द अदर हाउसेज, तो डेडलॉक 3 सिचुएशन में हो सकता है। 6 महीने से ज़्यादा हो गया है ऑर्डिनरी बिल एज वेल एज फाइनेंशियल बिल के ऊपर। दूसरा, बिल इज़ रिजेक्ट ही कर दिया गया है, फिर से दोबारा पास करके भेज दिया गया है, फिर भी नहीं मान रहे। हाउसेज हैव फाइनली डिसअग्रीड टू द अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल, और या फिर ये हो सकता है कि जो अमेंडमेंट भेजे गए थे एक हाउस के द्वारा, उसको वो क्या कह रहे हैं कि हम इसको अग्री नहीं करते हैं, पहला हाउस नहीं मान रहा, तो डेडलॉक 3 सिचुएशन में हो सकता है। बजट की बात कर लेते हैं। अभी बजट आया था, बजट सेशन भी हुआ है ख़त्म, तो आर्टिकल 112 जो है वो बजट की बात करता है। तो 110 क्या है यहाँ पर? मनी बिल है। 112 यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं? बजट की बातें कर रहे हैं। सो आर्टिकल 112 इज सेइंग एनुअल बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द बजट है वो नहीं दिया गया, कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसकी जगह पे जो फ्रेज का इस्तेमाल किया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कई बार ऐसे कंफ्यूज किया जा सकता है क्वेश्चन बनाते टाइम, तो याद रखना है कि इसका मतलब भी क्या है? बजट ही है। ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर विच बिगिंस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो यही है कि जो साल 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमें कितना खर्चा आएगा, उसके अंदर हम कितना कमाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें एस्टिमेटेड क्या किया है उसके बारे में जस्ट हमने एक सोचा है, एक मतलब कि एक अनुमान लगाया है, ठीक है? तो अनुमान है, इट इज़ नॉट हैपनिंग। क्यों? क्योंकि बजट हमारा एक साल आगे का होता है, हमारी प्लानिंग होती है कि हम इस तरीके से काम करने वाले हैं। अब देखिए बजट क्या है। सबसे पहले एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना होगा, रेवेन्यू हमें कितना कमाना है, कितना पैसा मिलेगा, वेज एंड मीन्स टू द रेवेन्यू, कैसे हम उसको प्राप्त कर पाएंगे, इकोनॉमीज एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द कमिंग ईयर, क्या क्या हमारी पॉलिसी, क्या क्या नीतियाँ होंगी फाइनेंशियल और इकोनॉमी से रिलेटेड, डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड रीजन फॉर द डिफिशिट और सरप्लस। देखो, अब इकोनॉमिक सर्वे होता है जो कि एक दिन पहले बजट की क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पिछले साल का होता है। 2023-24 की जब हम बात करेंगे तो वो क्या है? इकोनॉमिक सर्वे है। और अब क्या बना है? 2025-26 के लिए बजट आया है, सो यहाँ पे 24-25 होगा। तो ये अब इसमें ये भी बताना होता है अगर किसी कारण से ये बजट से अलग रहा है, कि बजट जब प्रेजेंट किया गया था उससे या तो ज़्यादा पैसा आ गया है या फिर खर्चा ज़्यादा हो गया है, तो उनके क्या कारण रहे हैं ये भी आपको उसमें बताना पड़ता है। नाउ बजट को देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसके क्या क्या है रिगार्डिंग टू बजट इन द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट शैल इन every financial year cause to be laid before both the houses a statement of estimated receipt and expenditure। now अब यहाँ पे क्वेश्चन कई बार बनाया गया, PYQ बनाया है कि बजट को प्रेसिडेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे हमें लगता है कि हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट लेके आती हैं, लेकिन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस बजट वाले सेक्शन से याद रखनी है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उसको सामने रखते हैं हाउस के, और उसके बाद उससे पे जो सवाल उठते हैं उनके आंसर दिए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द बजट कमेटी जो कि होती है 3-4 इंसान उसके अंदर और भी होते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है। नो डिमांड फॉर ए ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी डिमांड आप ग्रांट के लिए किस में बदलाव करना है वो नहीं कर पाएंगे अगर वो सुझाव प्रेसिडेंट से ही आया है तो उनके अलावा। नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। जब तक कोई कानून नहीं बनाया गया कि आपको इतना पैसा लेना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तब तक आप उसमें से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते हो। नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स
shall be introduced in parliament except on the recommendation of the president and such a bill shall not be introduced in Rajya Sabha। क्योंकि ये क्या हो गया, मनी बिल में आ गया, बजट itself is a काइंड ऑफ फाइनेंशियल बिल हो गया, राइट। तो यही बात आ जाती है कि कोई भी मनी बिल जो है वो टैक्स से रिलेवेंट जो है पार्लियामेंट में उसको जो रिकमेंडेशन अगर प्रेसिडेंट ने नहीं दी है तो आप उसको प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हो, प्रेजेंट ही नहीं कर सकते, और वो राज्यसभा में नहीं होगा। कुछ नहीं, ये वही बात है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नो टैक्स शैल बी लिवाइव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि अब मैं एक यहाँ पर बैठी हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं किसी से जाकर टैक्स लेना शुरू कर दूँ। नो, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। अथॉरिटी ऑफ लॉ होना चाहिए, पहले कानून के द्वारा परमिशन दी जानी चाहिए, फिर उनको बताया जाना चाहिए कि आप ही को ये क्या करना है, कलेक्ट करना होगा। नाउ पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। मान लीजिए अभी आपने इस साल के बजट में 30% टैक्स लगा दिया है किसी चीज़ पे, 25% का टैक्स स्लैब में आपने डाल दिया। अब पार्लियामेंट जब उस पर डिस्कशन करेगी ना, तो वो क्या कर सकती है, वो उसको कम कर सकती है कि नहीं 25 ज़्यादा 20% कर दो, या फिर उसको अबॉलिश भी कर सकती है कि नहीं 0% करो, क्योंकि बजट पास नहीं हुआ है, बजट भी पास करना होता है। बट वो उसको इंक्रीज नहीं कर सकती है कि 25 से 35% करो। दैट कैन नॉट बी हैपन। तो ये याद रखना है, ठीक है। वो कौन करेंगे, वो जब बजट प्रिपेयर कर रहे होंगे। दैट कैन बी डन बाय फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज जो भी पार्टी वहाँ पर है। A many bill or financial bill dealing with the taxation cannot be introduced in the Rajya Sabha. It must be introduced only in Lok Sabha. ये हमने पहले पढ़ लिया है। राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स। राज्यसभा के पास में जो डिमांड्स होती है ग्रांट्स के ऊपर, कितना खर्चा करना है, मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए, कौन से मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है, ये उनके पास में वोट करने का अधिकार होता ही नहीं है। तो ये किन के पास में होगा, केवल एंड केवल लोकसभा के पास। नाउ राज्यसभा शैल रिटर्न द मनी बिल और फाइनेंशियल बिल टू द लोकसभा विद इन 14 days। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इम्बोडेड इन बजट शैल शो सेपरेटली the expenditure charged on the consolidated fund। Now fund of India and expenditure made from consolidated fund of India, तो ये भी अलग से दिखाना पड़ेगा। Budget shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure। Expenditure charged on the consolidated fund of India shall not be submitted to the vote of parliament, however it can be discussed by the parliament। तो वो डिस्कस किया जा सकता है, but it cannot be submitted to the vote। उस पर आप वोट नहीं कर सकते हो। अब दो तरीके के होते हैं बजट में भी एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे, एक होता है चार्ज अपॉन एंड एक होता है यहाँ पर मेड फ्रॉम। तो समझ लेते हैं इनमें भी क्या क्या फ़र्क है। देखिए, जब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो क्या होता है, नॉन वोटेबल होता है कि आपने क्या किया है, अपॉन, उस पर लागू कर दिया है। मेड फ्रॉम यानी कि वहाँ से आपने ले लिया है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमें समझना। पहली बात क्या है कि पार्लियामेंट कैन ओनली बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट। सॉरी, यहाँ पर ये गलत लिखा है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये केवल और केवल पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकता है। नाउ इस पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर अगर मेड फ्रॉम है तो इस पर वोट की जा सकती है कि हाँ इस पर वोट कर लो, कम ज़्यादा करवाना है। तो अब देखते हैं लिस्ट क्या क्या है इसमें। इमॉलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द ऑफिस, ये क्या है, चार्ज अपॉन है। अपॉन का क्या मतलब है, देखो कि प्रेसिडेंट की इतनी हमें सैलरी देनी है, ठीक है। ये लॉ किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया था। अब आप इस पे वोट नहीं कर सकते कि ये कानून गलत है या ठीक है। आपने अगर इसको एक बार पास कर दिया तो पास कर दिया, आप बीच में नहीं बोल सकते कि इसको घटाओ, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया। दूसरा, सैलरीज होती हैं जो चेयरमैन की होगी, डेप्यूटी चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, स्पीकर हो गए, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गए, ये सब हो गए। सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ पेंशन ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, उनको भी आप वोट नहीं कर सकते। पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अब ये याद रखना है यहाँ पर पेंशन क्यों है, क्योंकि सैलरीज जो होती हैं हाई कोर्ट के जजेस की वो कौन देता है, वो एक्चुअली में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट देता है। जिस भी स्टेट के वो क्या है, जज है हाई कोर्ट के, लेकिन उनकी पेंशंस जो होती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन के द्वारा दी जाती है। दैट नीड्स टू बी रिमेंबर। नाउ सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ ये कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल CAG, सैलरीज अलाउंसेस पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC, तो जो भी UPSC के मेंबर होंगे, चेयरमैन पर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे, उनको भी यहीं से मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, the office of CAG, UPSC, including the salaries, allowances and pensions. 8th, debt charge for the government of India is liable, including interest, sinking fund charge and redemption. Now, any sum required to satisfy any judgment, decree or award any court or
arbitral tribunal. Any other expenditure declared by parliament so be charged. तो charge upon का मतलब यही हो गया कि ये इनसे ऊपर से लिए जाते हैं, एंड बिकॉज ये एक बार में कर दिए गए तो अब आप इसके ऊपर कोई वोट नहीं करेंगे, कोई इनको कम नहीं करेगा. तो मेड फ्रॉम मोर जो भी बच गया वो मेड फ्रॉम हो गया. अब हम देखते हैं कि स्टेजेस क्या है बजट्स को इनेक्ट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए. सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती है बजट की, प्रेजेंटेड टू लोकसभा. लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. PYQ यहाँ से 2-3 बार आ चुके हैं. पहले UPSC ने सवाल पूछे हैं, वो डिपार्टमेंट को बदल देता है, डिपार्टमेंट को कुछ भी कर देता है. इकोनॉमिक अफेयर की जगह पे मान लो उसने कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, कुछ ऐसा कर दिया, या डिपार्टमेंट ऑफ बजट, कुछ ऐसा बदल देता है. ठीक है, दैट इज़ नॉट ट्रू. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज द ट्रू. तो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन द 1st of February. ठीक है, पहले ये लेट किया जाता था 30th of February, बट नाउ आज अब क्या होता है 1st of February को किया जाता है. इस समय पे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, प्रेजेंटेशन है, और एज वी सो ऑलरेडी इन द ऑर्डिनरी बिल के केस में भी कि यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है, बल्कि उसके बाद जब सेकेंड रीडिंग आती है देन उसमें हम डिस्कशन वगैरह देखते हैं, अमेंडमेंट वगैरह देखते हैं. सेम हैपन्स हियर. नो डिस्कशन ऑफ द बजट ऑन दैट डे. फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट विद अ स्पीच. अब यहाँ पर क्या करेंगे? लेट डाउन कौन करेगा? प्रेसिडेंट. अब यही ऐसे फैक्ट होते हैं जिसमें आपको उलझाया जाता है. देखो, लेट डाउन कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट, एंड इसको कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर. नाउ इट इज़ डन बाय फाइनेंस मिनिस्टर, और वो भी इसकी शुरुआत करते हैं विद अ स्पीच, एंड दैट स्पीच इज नोन एज बजट स्पीच. इसमें कुछ नहीं, वो यही बताएंगे कि हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, क्या क्या हम लेकर आने वाले हैं. तो काफ़ी लंबी स्पीच होती है, 1 से 2 घंटे की. कभी सुनना बैठ के लोकसभा के ऑफिशियल चैनल इज़ देयर ऑन द यूट्यूब. नाउ जनरल डिस्कशन की बात करें तो बिगिन से फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद में जब प्रेजेंट हो चुका है, टेक प्लेसेस इन बोथ द हाउसेज एंड लास्ट यूजुअली 3 to 4 days, 3-4 दिन तक ये डिस्कशन चलता है. नो कट मोशन कैन बी मूव्ड. आप कट नहीं कर सकते हो कि नहीं इसको ख़त्म करो. कट मतलब कि कट मोशंस हमने पढ़े थे ना कि पैसा कम करो किसी चीज़ को, दैट कैन नॉट बी हैपन ऑन द डिस्कशन स्टेज, वो बाद में होगा. नाउ फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अ जनरल राइट टू रिप्लाई एट द एंड ऑफ डिस्कशन. अब वो क्या करेंगे, क्योंकि सवाल तो बहुत उठेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि इन सवालों की एक लिस्ट काइंड ऑफ प्रिपेयर कर लेते हैं. जब एंड आ जाता है डिस्कशन का, देन उनके पास में एक अधिकार होता है कि वो सभी के सभी जो क्योरीज थी उनके ऊपर में अपना वैल्यूएबल फीडबैक वगैरह प्रेजेंट करें. देन हम देखते हैं स्क्रूनिटी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज़. अब ये कमिटीज़ के पास में जाता है. हाउसेज आर अर्जोन्ड. 3-4 हफ्तों के लिए हाउसेज बंद हो जाते हैं. ड्यूरिंग द गैप पीरियड 24 डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी होती हैं पार्लियामेंट की, जिनका काम ही है इसको एग्जामिन करना कि बजट ठीक तरीके से बना है, नहीं बना है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या इसमें संशोधन होना चाहिए, क्या क्या एडवाइस होनी चाहिए. वो सारा का सारा काम इन्हीं का होता है. रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं, दोनों हाउसेज को रिपोर्ट बना के दी जाती है. 24 जो ये हम क्या देखते हैं डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी है, इनके द्वारा. कमेटी मेक्स पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल दैट इज मच मोर डिटेल, क्लोज इन डेप्थ एंड कॉम्प्रिहेंसिव. फिर वोटिंग होती है. लोकसभा टेक अप वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स. डिमांड्स आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज. पहले हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए आए, देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेकर आए कि हाँ भाई इतनी डिमांड है, इतने पैसे हैं, इतने हम आपको दे रहे हैं, सबको मंजूर है. देन फिर और की डिमांड आएगी. इसी तरीके से डिमांड वाइज जो है वो प्रेजेंट किया जाता है. और फिर डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है पैसे के लिए. ईच डिमांड इज वोटेड सेपरेटली बाय लोकसभा. अ डिमांड बिकेम्स ए ग्रांट. एक डिमांड है, आपने पैसा मांग रहा है, वो ग्रांट जब बनेगा कि आपको उतना पैसा मिलेगा जब वो ड्यूली वोटेड हो जाता है, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया. नाउ डिमांड फॉर ग्रांट इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा. वो केवल और केवल लोकसभा के पास में एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज वहीं पे है ना. यहाँ पर शायद मैंने गलत बोल दिया. ड्यूली वोटेड का क्या मतलब है कि आपने उसको अच्छे तरीके से वोट कर लिया है और उसको एक्सेप्ट कर दिया गया है. वोटिंग इज कन्फाइंड टू द वोटेबल पार्ट ऑफ बजट. कुछ पार्ट ऐसा भी है बजट का विच कैन नॉट बी वोटेड, तो उसमें नहीं हो पाएगा. MPs कैन ऑल्सो मूव मोशन टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट एंड
कॉल्ड एज कट मोशन, बट वो डिपेंड करेगा पास होगा या नहीं होगा। फिर हम देखते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल हमें पता ही है कि लास्ट में अगर ये पास हो जाता है दैट मीन्स कि पास हो ही गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। नाउ अप्रोप्रिएशन बिल जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं टू प्रोवाइड फॉर अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ CFI, यानी कि आप CFI से पैसा बाहर निकाल सकते हो, इसी के लिए इसको पास किया जाता है। सो ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट ग्रांट वोटेड बाय लोकसभा, जित पे वोट हो गई है उन पे अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाएगा। यस। देन एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि उस पर वोट ही नहीं हो सकती है तो वो भी इस पर क्या मानते हैं, पास हो सकता है अप्रोप्रिएशन बिल, और उससे पैसा निकलता है। अप्रोप्रिएशन बिल बिकेम द अप्रोप्रिएशन एक्ट आफ्टर इट इज असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट इसको परमिशन दे देते हैं देन वो एक्ट बन जाता है। दिस टाइम टेक्स एंड यूजुअली गोज टिल द एंड ऑफ अप्रैल। बहुत सारा टाइम लगेगा, 1 फरवरी को आप कर रहे हो और ये एंड ऑफ अप्रैल यानी कि 31 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है, पैसे वैसे सबके पास आ जाते हैं। ये हम देखते हैं पास कैसे हुआ फाइनेंस बिल। अब ना फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस टू गिव अफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फॉलोइंग ईयर। इट इज सब्जेक्टेड टू ऑल द कंडीशन एप्लीकेबल टू ए मनी बिल। सेम टू सेम होगा बिल्कुल। फाइनेंस बिल की बात करें हम, अनलाइक द, अब यहाँ पे फाइनेंस बिल को और फाइनेंशियल बिल जो हम आर्टिकल 117 की बात कर रहे थे उनको कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। ये क्या है, बजट की बात हो रही है, काइंड ऑफ मनी बिल ही है ये। अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल द अमेंडमेंट कैन मूव इन केस ऑफ फाइनेंस बिल। अगर फाइनेंस बिल है तो उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है बट कैन नॉट बी डन इन द अप्रोप्रिएशन बिल के टाइम पे। अकॉर्डिंग टू Provincial Collection of Taxes Act of 1931 and Finance Bill must be enacted, passed by the Parliament and assented by the President within 75 days. Very important. तो ये क्या है, 2.5 महीने के अंदर अंदर आपको इसको कंप्लीट करना होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट सी चीज़ है जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बना सकती है एंड देन वी विल गेट कंफ्यूज। यहाँ पर 60 डेज था या फिर 90 डेज था, तो इट इज़ 75 डेज। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस एक्ट लीगलाइज द इनकम साइड ऑफ द बजट। जो इनकम साइड है यानी कि हमारे पैसे कहाँ से आएंगे उसको ये लीगलाइज करता है फाइनेंस बिल एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। तो इस तरीके से हमारा बजट जो है इसके पास होते ही हो जाता है पास। कट मोशन की बात कर लेते हैं कि MPs जो भी MP होंगे चाहे वो कोई प्राइवेट ही क्यों ना हो, वो किसी डिमांड को कम करवा सकते हैं, पैसे को, किस मिनिस्ट्री को इतना पैसा मत दो, और वो क्या होगा, कट मोशन के नाम से जाने जाएंगे ना। इसमें पॉलिसी कट मोशन भी हो सकता है कि हम एक पॉलिसी नीति लेकर आए हैं कि हम इतना सारा पैसा जो है देंगे लोगों को, उसको हटाया जा सकता है। देन टोकन कट मोशन हो सकता है कि आप 1000 करोड़ किसी चीज़ के लिए दिए हुए थे बट आपने उसमें से 1 रुपया उसका टोकन की तरह छोड़ दिया है कि नहीं, अब आपको क्या करना होगा कि आप किसी से कुछ नहीं, मतलब ख़त्म हो गया ये चीज़ बट नाम है। इकोनॉमिक कट मोशन भी हो सकता है कि आपने पैसा ही घटवा लिया है। ग्रांट्स की बात करें तो ग्रांट्स में हम देखेंगे सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है कि आपने पैसे दिए थे मिनिस्ट्री को लेकिन अब उनको और भी ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, उतने में उनका काम नहीं चल पाया तो आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट करवाई। अब इस पर फिर से आपने वोटिंग करवाई पार्लियामेंट के अंदर, वो पास हो गया तो आपने उनको पैसे दे दिए। एडिशनल ग्रांट फिर से वही होगा कि और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। वोट ऑफ क्रेडिट होता है ना। एक्सेप्शनल ग्रांट है कि इमरजेंसी आ गई है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था जो पहले नहीं सोचा था तो सडनली देना पड़ा। टोकन ग्रांट है कि आपने बस नाम का पैसा दिया बट दिया ही नहीं। एक्सेस ग्रांट है कि आप ज़्यादा दे रहे हो जितना बोला गया था, पर इन सभी पे क्या होगा, वोट करवानी पड़ेगी पार्लियामेंट में दोबारा से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बात कर लेते हैं, ये क्या है, आर्टिकल 266 266 फंड टू विच ऑल रिसिप्ट्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट आर डिबेटेड, दैट इज ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Yes, all loans raised by government by issue of treasury bill, T-bill जिनको बोला जाता है, which can only be issued by government of India, and means of advances, all money received by government in repayment of loans from the consolidated fund of India, all the legally authorized payment on behalf of government of India, वो भी केवल और केवल इसी से बना सकते हैं। नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड इशूड और ड्रॉन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद पार्लियामेंट्री लॉ। तो पार्लियामेंट के कानून के अलावा कोई भी पैसा इससे नहीं निकल सकता। देन वी हैव 3 टाइप ऑफ फंड्स इन इंडिया, और अकाउंट जो हम कहते हैं उसमें आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन सेकेंड इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो भी हम पढ़ेंगे, थर्ड वन इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, वो भी आर्टिकल 266 के अंडर ही है। अब ये क्या कहता है, ऑल अदर पब्लिक मनी, लोगों का जो पैसा है, अदर देन दोज विच आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिसीव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मान लो कोई है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं बट वो दुबई में गए हुए हैं
फॉर द वर्क। अब वहाँ से जो रेमिटेंस, जो पैसा वो भेजेंगे तो वो कहाँ पर आएगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आएगा। बट वो पैसा इंडिया के लिए, सरकार के लिए नहीं भेज रहा है, वो अपने फैमिली के लिए भेज रहा, तो उनकी फैमिली जब आए उस पैसे को लेकर जा सकती है। तो इट इज़ अ वर्ड लाइबिलिटी ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है, लाइबिलिटी हो जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। दिस इंक्लूड्स प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, रेमिटेंस, ये सब इसमें आते हैं। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है। दैट इज द पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन, यानी कि यहाँ से पैसा जो है वो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के भी निकाला जा सकता है। सच पेमेंट आर मोस्टली इन द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर हम इसको बैंक मान सकते हैं, राइट। फिर हम देखते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को। अगेन इसका आर्टिकल चेंज हो जाता है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 267 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अमाउंट्स डिटरमाइंड बाय लॉ आर पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ना, अब कंटीजेंसी का ही मतलब होता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी यानी कि उस समय पे मान लो कि कोई एक हाउस है जो कि यहाँ पर है ही नहीं पार्लियामेंट में, तो कह रहे हैं कि आप पैसा पहले निकाल सकते हो, 500 करोड़ इसमें पहले डाला हुआ है, इमरजेंसी के टाइम पे यू कैन टेक आउट द मनी एंड, और ये किसकी परमिशन से होगा, प्रेसिडेंट के एसेंट की परमिशन से होगा, कि वो इन्होंने क्या बोला है कि प्रेसिडेंट ने परमिशन दिया है कि हाँ जाओ निकाल लो। लेकिन निकालने के बाद में और खर्च करने के बाद में भी आपको फिर जब पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल बाद में करवाना ही पड़ेगा। तो इमरजेंसी की कंडीशन के लिए एक तरीके से आपने वॉलेट बनाया हुआ है। दिस फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांस आउट ऑफ इट टू मीट अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन टू द पार्लियामेंट, यानी कि आपको बाद में पार्लियामेंट से परमिशन लेनी तो होगी ही, बट पहले आप निकाल सकते हो, बता सकते हो। और इसके बाद ऐसा भी नहीं है कि आपने जो खर्च कर दिया ऐसे ही हो गया, नहीं, सीएजी का काम ही ये है, कंप्यूटर जनरल का, कि आपने एक भी इसमें से निकाली हुई चीज़ इधर से उधर ना करो जो आपने मांगा है। दिस फंड इज हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, तो फाइनेंस सेक्रेटरी इनको रखते हैं, ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। अब हम राज्यसभा को देख लेते हैं कि राज्यसभा की क्या क्या शक्तियाँ। देखो, एक तरीके से रिवाइजिंग चैम्बर है, लोकसभा में एक बिल प्रेजेंट किया, गवर्नमेंट वहीं पे बैठी है, वहाँ पर उनकी मेजोरिटी है, बट इट कैन नॉट बी इन ऑल स्टेजेस ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा में क्या होगा, रिवाइजिंग चैम्बर हो जाता है। रिवाइजिंग चैम्बर यानी कि देखो ये आप गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, और ख़ास करके जब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल 2 के बारे में, तो बिल्कुल सेम पावर्स होती हैं। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है। फेडरल चैम्बर हो जाता है, क्योंकि देखो राज्यसभा यहाँ पर स्टेट से मेंबर्स आए होते हैं, तो स्टेट से मेंबर्स आए होंगे तो हम देख पाएंगे कि वो स्टेट के हकों को भी यहाँ पर दिखाता है, फेडरल कैरेक्टर है। चैम्बर ऑफ कंटिन्यूटी कभी ख़त्म नहीं होता। 2/3 जो मेंबर होते हैं वो हर दूसरे साल में क्या होते हैं, 2/3 बोल दिया मैंने, 1/3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, हर 2 साल के अंदर रिटायर होते जाते हैं। एग्जीक्यूटिव स्मॉलर चैम्बर काफ़ी छोटा है, 250 मेंबर्स हैं इसके अंदर। चैम्बर नॉट कंसर्न विद गवर्नमेंट फॉर्मेशन, गवर्नमेंट से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कौन सी गवर्नमेंट है, किस पार्टी की है, डजंट मैटर। चैम्बर सिक्योरिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, ऑब्वियसली ये क्या करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बनाए ही रखते हैं, गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। चैम्बर ऑफ वेंटिलेटिंग पब्लिक ग्रीवेंसेज ऑफ द स्टेट, तो स्टेट के लिए भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं। अब देखो कंपैरिजन करते हैं लोकसभा के साथ में राज्यसभा का, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इक्वल पावर है, जैसे कि इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की जब इलेक्शन की और इम्पीचमेंट की बात होगी तो लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा हैज़ बोथ ऑफ देम हैज़ द सेम पावर्स। मेक लॉ डिफाइनिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड ऑल्सो टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, दोनों अपने लिए सेम टू सेम कर सकते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी, उस केस में भी दोनों के पास में सेम पावर है, यानी कि जो भी मतलब एक ने बिल इंट्रोड्यूस दोनों में हो सकता है, देन दोनों ही उसको पास करेंगे, जो भी मेजोरिटी चाहिए रिटर्न कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को, अमेंड कर सकते हैं, ये सारी की सारी शक्तियाँ सेम है। अप्रूव इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 एंड 356, ये भी इन दोनों के पास में है। इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हम देखेंगे कि ये किसके पास में होगा, इन्हीं के पास में होगा। Then approval of ordinance by presidents. Receive reports and paper from various statutory authorities. Annual finance statement, यानी बजट के केस में हमने देखा था ना कैसे दोनों हाउसेस के पास में जाता है। Audit reports from CAG.
reports of UPSC, reports of special officer of SCs and STs, report of the commission of investigate and condition of background classes, reports of special officer और linguistic minorities. so दोनों के पास में इक्वल पावर्स होते हैं ना, एक अनइक्वल पावर्स भी होते हैं. देखो मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर है. अ फाइनेंशियल बिल नॉट कंटेनिंग सॉन्ली द मैटर ऑफ आर्टिकल 110 ऑल्सो कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. तो ये भी क्या है, एक तरीके से फिर से लोकसभा के पास ज़्यादा पावर हुई. जॉइंट सीटिंग में लोकसभा के स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करेंगे. अगेन लोकसभा इज द सुपीरियर हियर. रेजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली बाय द लोकसभा. यहाँ पर क्या है कि हमें इमरजेंसी को ख़त्म करना है, तो ये कौन कर रहा है, ये भी लोकसभा कर रही है. कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट ए मनी बिल, कर ही नहीं सकते. अगेन लोकसभा हैज़ मोर पावर इन दिस केस. फाइनल से ऑन इफ बिल इज मनी बिल और नॉट लाइज विद इन द स्पीकर ऑफ लोकसभा. अगेन लोकसभा हैज़ मोर पावर. ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड ऑफ द ग्रांट्स. अगेन वही है. कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग इन नो कॉन्फिडेंस, वो तो हो ही नहीं सकता बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा. अब राज्यसभा के पास में भी कुछ स्पेशल पावर्स है जिसमें राज्यसभा हैज़ अ डोमिनेंट, हम देखेंगे कि कैरेक्टर ना. व्हाट इज दिस. सबसे पहले आर्टिकल 249 ये क्या कह रहा है, इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट. तो यहाँ पर ये कौन कर सकता है, राज्यसभा ही कर सकता है ना. स्पेशल मेजोरिटी के पास में इनको रेजोल्यूशन जो है उसको पास करना होगा एंड देन लोकसभा के पास में भेजना होगा. इट अलोन कैन इनिशिएट ए मूव फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट के बाद केस में भी ये ज़्यादा होता है. क्यों, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो उनको हटाने के लिए खुद ब खुद इनिशिएट कर सकते हैं. इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज. अब ये फेडरल कैरेक्टर आ गया, तो अगेन आर्टिकल 312 ये भी इनके पास में ज़्यादा है. तो इनके अलावा ऐसा नहीं है कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, नो, वो पहले राज्यसभा में ही होगा. इफ अ प्रोक्लेमेशन इज इशूड एट द टाइम व्हेन द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व्ड देन द प्रोक्लेमेशन remains effective if resolution passed by राज्यसभा. इमरजेंसी के टाइम में अगर ये इनको पास किया जाता है राज्यसभा के द्वारा तभी वो कंटिन्यू रहेगी. अगर ये रिजेक्ट कर देते हैं देन इट कैन नॉट बी कंटिन्यूड. तो ये भी एक चीज़ है. अब देख लेते हैं कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं कि पार्लियामेंट का मेंबर होने की वजह से आप लोगों को कुछ क्या मिले हुए हैं, एक्स्ट्रा की शक्तियाँ मिली हुई हैं. तो देखते हैं, जैसे कि टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्शंस, एक्सटेंडेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर्स, उनको भी पार्लियामेंट्री प्रोविजंस मिले होते हैं और ये प्रेसिडेंट को नहीं मिलते. देखो पार्लियामेंट की जब हम प्रिविलेजेस की बात करते हैं ना, ऑल्दो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट उनके अलग से प्रिविलेजेस हमें देखने को मिलते हैं विच हैज़ इटसेल्फ गिविंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की ज़रूरत नहीं होती. और ये क्वेश्चन PYQ में बनाया गया है, आपसे पूछा गया है कि प्रेसिडेंट हैज़ बीन ऑल्सो गिवन बाय द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. बट ये पॉइंट है जो कि याद रखने का पॉइंट है. स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज, एक्सेप्शंस इंजॉयड बाय 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, देयर कमिटीज एंड देयर मेंबर्स. तो ये सब यहाँ पर मिलता है. अब ये 2 तरीके के प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ होते हैं इंडिविजुअल, कुछ होते हैं कलेक्टिव. इंडिविजुअल की बात करें तो देखो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उस समय पे कोई भी यहाँ पर सेशन चल रहा है तो उस समय पे आपको फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट होता है कि आपके खिलाफ में कोई केस हुआ देन आपको जब तक सेशन चल रहा है आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा. सेकेंड, एग्जेम्पशन फ्रॉम अटेंडेंस एज जूरीज एंड विटनेसेस. तो आपको एक ये छुट्टी होती है कि आप जूरी ना बने, आपको विटनेस बनने के लिए भी कोई ऐसा वो नहीं है कि आपके ऊपर वो डाला जाएगा. फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप जो भी बोलेंगे पार्लियामेंट में उसके खिलाफ आपके ऊपर कोई भी एक्शन किसी भी कोर्ट में कहीं पे भी नहीं लिया जा सकता है बिकॉज वो एक सिक्योर माहौल हमें दिखाई देता है. कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या है, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, right to publish debates and proceeding, the right to restrain publication by others, the right to publish member and outsider for punish. कोई ब्रीच कर रहा है प्रिविलेजेस की तो पनिशमेंट भी हो सकता है. राइट टू पब्लिश पार्लियामेंट्री मिसबिहेवियर, राइट टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ द हाउस एंड टू डिसाइड मैटर अराइजिंग विद इन इट्स वॉल्स. सोर्सेज क्या है प्रिविलेजेस के, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 105 कहता है दैट ओनली 2 प्रिविलेजेस आर देयर. फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड सेकंड इज राइट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग. जो भी आप कर रहे हैं उसको पब्लिश किया जा सकता है. बट नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें यहाँ पर दिखाई दे गई. फिर हमारे कुछ ऐसे कानून हैं जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए दैट गिव्स द पावर ऑफ प्रिविलेजेस टू देम. नाउ रूल्स भी हैं बोथ हाउसेज के जो पार्लियामेंट ने ही बनाए हैं तो उससे भी मिलता है. पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस कुछ बन गए कि ना कुछ कहीं पे लिखे हुए, ना रूल्स में लिखे हुए, ना कानून में लिखे हुए, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, बट ऐसा होता आ रहा है तो वो हो रहा है. जैसे कि मेजोरिटी ऑफ
का जो लीडर होगा पार्टी का वही प्रधानमंत्री बनेगा, वो कहाँ लिखा है? नन। तो वो क्या है? पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जजेस के द्वारा कुछ बोला जाए, वो भी एक चीज़ है। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो देखो सॉवरेनिटी क्या है पार्लियामेंट की? रिटन नेचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इसको सॉवरेन तो बनाता है पार्लियामेंट को, बट सुप्रीम नहीं बनाता है। बिकॉज हु इज सुप्रीम? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसको शक्तियाँ दे रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, अनलाइक इन द केस ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं वहाँ पर पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ना फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमें दिखाई देता है, ऑब्वियसली सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज देयर, यस। फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये जो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है ये इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस हमें यहाँ पर दिखाई देगा, ऑल्दो दिस इज सॉवरेन बट इट कैन नॉट बी सुप्रीम। हमारा यहीं पे पार्लियामेंट खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 का सवाल है, कह रहा है करेक्ट बता देना। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स में लिखा गया है और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा दैट द इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर में फिक्स। ये ठीक है बिल्कुल। नाउ देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट एज डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। देखो ये क्या होता है ना कि यूजुअली स्पीकर जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी से होते हैं और डिप्यूटी स्पीकर कहाँ से होते हैं ये कहीं पे लिखा नहीं है और ना ही ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये जस्ट एक कन्वेंशन है। तो वो रूलिंग पार्टी से डिप्यूटी स्पीकर को अपोजिशन की पार्टी से रखा जाता है। तो ये क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी पे लगा दिया है और यहाँ पे बोला है कि या तो पोजीशन से हो या रूलिंग से हो, नहीं वो पोजीशन से ही होते हैं। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 के रॉन्ग होने से ये दोनों स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। नाउ ऑप्शन हमारा बचता है ए एंड सी। ए हमने क्योंकि देख लिया फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हम देखते हैं कि 3 यहाँ पर ठीक होगा और 4 गलत होगा। तो 4 को ही पढ़ लेते हैं पहले। द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो जब भी डिप्यूटी स्पीकर के लिए यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट करनी होती है, अपॉइंटमेंट करनी होती है, तो वो कौन करता है? ऑब्वियसली स्पीकर करते हैं, राइट। उनका इलेक्शन होता है, वो जीतते हैं, फिर स्पीकर वो उसको बताते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं है, हेंस ये सब गलत और ऑप्शन इज द आंसर। 3 भी देख लेते हैं। 3 कह रहा है द डिप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सीटिंग ऑफ द हाउस। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। अभी हमें पढ़ा ना क्या क्या पावर होती है लोकसभा में। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, रेटिफाई देखो दोनों को ही करना पड़ेगा, तो ये एक्सक्लूसिव तो नहीं है। हाँ लेकिन अगर आपको इसको खत्म करना है तो आपको पास करना पड़ेगा, दैट कैन ओनली बी डन इन लोकसभा। तो 1 इज नॉट देयर, नाउ 1 इट नॉट देयर, तो 2 या 3 में से एक होगा। टू पास ए मोशन ऑन नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, येस दैट इज एक्सक्लूसिव, केवल और केवल लोकसभा के पास है ना। 2 and 3 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज आंसर। 3 को भी देख लेते हैं। तो इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमने देखा था इक्वल पावर है दोनों के पास में, इट इज इक्वली टू द राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। हाँ लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इनके लिए कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट चाहिए ही नहीं होगी, बल्कि इसके लिए जो राज्यसभा है, बिकॉज ही इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो खुद ब खुद ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको इम्पीच कर सकते हैं। सो आंसर इज बी। फिर से करेक्ट पूछा है, 2020 का सवाल है, कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच ए टाइम प्लेस ही शी थिंक्स फिट। यस दिस इज करेक्ट। वो किसी भी समय पे किसी भी जगह पे बुला सकते हैं उनको जो ठीक लगे, बट ऑब्वियसली एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब ये छुपा हुआ होता है, प्रेसिडेंट का नाम आते ही एग्जीक्यूटिव कुछ भी काम करे उसमें छुपा हुआ है एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन ए ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैं लगा रही हूँ ताकि आप लोग इसको समझें, फिर हम इसका आंसर देंगे। फिलहाल के लिए हमें पता है कि ये और ये गलत है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो हमारा ठीक है, तो या तो 1 and 3 होगा या फिर 1 ओनली होगा। तो 2 हमें अगर ठीक लग भी रहा है तो ऑप्शंस में ही नहीं दिया गया है। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, दैट इज ऑब्वियसली करेक्ट। तो सी देखो सेकंड क्यों गलत है, सेकंड इज रॉन्ग, पार्शली रॉन्ग है। क्यों? इतना ठीक है दैट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन, दैट इज करेक्ट। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्चुअली में सेशन दिए ही नहीं गए, बस ये लाइन लिखा गया है कि हर 6 महीने में पार्लियामेंट को मिलना होगा। हमने अपनी तरफ से 3 जो है वो बनाए हैं पार्लियामेंट ने। बाद में कौन सा? बजट सेशन जो कि शुरुआत में होता है, देन वी हैव मॉनसून एंड देन वी हैव लास्ट इन द ईयर विंटर सेशन। इनमें से कौन से में आप नहीं मिल सकते हो? इट इज अ कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट कि आपको विंटर सेशन में मिलना इज नॉट मैंडेटरी। एंड ये हमने कोविड में भी देखा था
2020 में भी हम देखते हैं कि विंटर सेशन नहीं हुआ था। सो ये हमें याद रखना है दैट इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कैसे घुमाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख दिया है, फिर पार्शली ठीक स्टेटमेंट लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सके। नाउ अब यहाँ पे तो एलिमिनेशन था, हमने बहुत ही ईजी समझ लिया कि ये क्योंकि 3 हमें ठीक लग रहा है तो यहाँ पर 2 दिया ही नहीं गया। तो बट सोचो अगर यहाँ पर ओनली 1 ओनली 2 वाली वो होती स्टेटमेंट, देन ये पक्का क्वेश्चन गलत होना था। सो इसको ध्यान रखना है। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर, 2020 का सवाल है, किसमें? द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, नहीं, इसमें तो हमें पता है राज्यसभा है सुपीरियर। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, ये हम अभी के लिए रोक देते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं, उसके पास में लोकसभा। देन मेकिंग कट मोशन, ये हमें पता है तो राज्यसभा में हो ही नहीं सकता है, दिस कैन ओनली हैपन इन लोकसभा। तो यस, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली, दोनों के पास में शक्तियाँ सेम होती है रिगार्डिंग इट्स पासिंग। फिर हम देखते हैं करंट, जो कि अगेन 2019 का सवाल है, कह रहा है द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt several powers from disqualification on ground of office or profit। yes, ये हमें क्यों पता है? क्योंकि इसमें क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था और उसमें कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए एक ऐसी पोस्ट को डाल दिया गया कि अगर इन पोस्ट पे आप हो तो उसको एज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम, 5 बार अमेंडमेंट हुआ है। ये बहुत ही फैक्चुअल है, मुझे भी नहीं पता है, सो डोंट वरी, जरूरी भी नहीं है रटना, ये एक रैंडम सा सवाल हो गया। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो खैर ये तो हमें पता ही है, इट कैन नॉट बी वेल डिफाइंड, सो हैंस हमें ये पता है। और हैंस अगर हम यहाँ पर अच्छे से देखें तो एक यही ऑप्शन बचता है जिसमें हमें ये मान लेना पड़ेगा, और ऑप्शन इज द आंसर। नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन करेक्ट? 2018 का सवाल है, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्रता पार्टी। ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऑब्वियसली। तो हमें किसका पता है कौन था? फर्स्ट लोकसभा के अंदर कांग्रेस वाज द सिंगल, बहुत ही मेजॉरिटी के साथ में। तो 1 इज रॉन्ग, 1 इज रॉन्ग। अब 2 और 3 में से देख लेते हैं, 3 को देखते हैं करेक्ट है या नहीं है, बिकॉज देन 2 और ये हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा। इन द लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट हैव ए मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, दिस लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। 75 मेंबर कैसे निकाले? चलो वापस आते हैं। देखो इसमें बोला गया है कि मिनिमम आपके पास में 10% तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लोकसभा का जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उसका होना ही चाहिए परसेंटेज, तभी आपको माना जाएगा ना। 10% कितने होते हैं? 55, 550 में से हम बात करें यहाँ पर, बिकॉज 2 जो एंग्लो इंडियंस से उनका कोटा ही हटा दिया गया। मिनिमम 55 होने चाहिए, तो क्या 75 ठीक हो गया? नो, ऑब्वियसली इट्स मेक इज रॉन्ग, तो आंसर इज ऑप्शन बी ओनली। बी क्या है? इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, देखो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही दिया गया था, बाद में ही हम देखते हैं कि 1969 में ही इसको क्या किया गया था, और वो भी किसमें? 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, तब हम देखते हैं कि ये पोस्ट मानी गई थी। 2018 का ही सवाल है, फिर से करेक्ट पूछ रहा है, कह रहा है द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस और इफ शी सीज टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। ऑब्वियसली अगर वो ख़त्म कर देते हैं मेंबर, क्योंकि ये तो एक पहली ही वो है ना कि आपको मेंबर होना ही पड़ेगा। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मिनिस्टर। मिनिस्टर अगर आप मेंबर नहीं है तो बन सकते हो, फिर भी आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो अगर आप लेजिस्लेटिव या MP नहीं हो, बट आप स्पीकर नहीं बन सकते हो। सो ये ठीक है। दूसरा देखते हैं अब हम, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली डिजोल्व द स्पीकर शैल वैकेट हर नहीं, इमीडिएटली नहीं करना होता है। अगर डिजोल्व हो भी गई है तो जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता है तब तक आप, या फर्स्ट मीटिंग नहीं होती है तब तक आप रह सकते हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा ना। सो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ फिर से करेक्ट है, 2018 का ही कह रहा है द स्पीकर ऑफ अच्छा ये वही दोबारा से आ गया, आगे बढ़ते हैं। फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का इलेक्शन है, ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय, कौन कौन भर सकता है? एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया, कोई भी जो इंडिया में रह रहा है, कोई भी तो इंडिया में NRI भी आके रह रहे हैं, कोई भी तो इलीगल माइग्रेंट्स भी रह रहे हैं, तो क्या वो भर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट रिसाइडिंग। रह इंडिया में रहा है वो मायने नहीं रखता, आप सिटीजन हो, नागरिक हो इंडिया के, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अ रेजिडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूएंटी, यस ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिलहाल और ऑप्शन को देखते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो देखो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में फिर से हमें वही NRI वगैरह वाला केस आता है, तो ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। नाउ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन इलेक्टोरल रोल, ये किसके लिए होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में इसका इतना ज़्यादा है ही नहीं। ए रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन टू बी
कॉन्स्टेंटली। तो ये भी हम देखते हैं कि इसमें भी क्या होता है, नॉमिनेशन पेपर भरना है ना आपको, तो ये एक मैंडेटरी हमें दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होना चाहिए। ऑल्दो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई हूँ। एनीवे, इसमें हम फिर दोबारा से कभी डिस्कस करेंगे। 2017 का ही सवाल है, फिर से करेक्ट पूछ रहा है, कह रहा है इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट 50, नहीं देखो 50% नहीं चाहिए होता है, आपको क्या करना होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जितने भी हैं, जितने लोग भी वहाँ पर हैं उनसे मेजोरिटी होनी चाहिए, तो 50% होना इज नॉट मैंडेटरी, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग, सो सी भी गलत हो जाता है। बी को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है लोकसभा स्पीकर पोस्ट गोज टू मेजोरिटी पार्टी ऑफ द डिप्यूटी, नहीं देखो फिर से क्या है, कन्वेंशन है, ये कहीं पे भी संविधान में लिखा ही नहीं है, हेंस दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2016 का सवाल है, कह रहा है अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन इन प्रोरोगेशन। मान लो कि एक बिल था जो पेंडिंग था लोकसभा में, और वो जब जैसे ही प्रोरोग हो जाती है, मतलब कि हमने क्या किया, सेशन को ख़त्म कर लिया, तो वो उसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा लैप्स नहीं होता, डिसोल्यूशन के साथ होता है बट नॉट इन द प्रोरोगेशन, तो ये नहीं होगा, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन, हाँ ये बिल्कुल सही है, राज्यसभा में पेंडिंग था, लोकसभा में पास नहीं किया गया है, वो क्या होगा, अगर लोकसभा खत्म भी होगी तो वो खत्म नहीं होगा, वो जब नई लोकसभा जाएगी तो उसके पास उनको मिलेगा, सो ऑप्शन 2 इज राइट, बी इज द आंसर। व्हेन a bill is referred to a joint sitting both the houses of parliament has to passed by, देखो एक बिल है जॉइंट सिटिंग में चला गया है, तो हाउसेज को कैसे करना पड़ेगा, क्योरम होना चाहिए दोनों हाउसेज का, ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, 3/4 मेजोरिटी, बिल्कुल ये तो कहीं पे भी नहीं है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस, तो ये क्योंकि जॉइंट सिटिंग है नहीं है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नो, सो ऑप्शन ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। 2015 का सवाल है, कह रहा है द राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड ए मनी बिल। राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं है, ना वो रिजेक्ट कर सकता है ना ही अमेंड कर सकता है मनी बिल को, पढ़ा था हमने मनी बिल में, यस, हेंस हम देखते हैं कि ऑप्शन सी इज रॉन्ग, क्योंकि स्टेटमेंट 1 वो ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ये भी हमने पढ़ा था कि हाँ वो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के ऊपर वोट नहीं कर सकता है, तो ये भी हमारा ठीक है। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फंड, देखो डिस्कस कर सकता है बट अगेन कैन नॉट वोट, तो ये गलत हो जाता है, हैंस आंसर क्या होगा 1 and 2 बी ओनली। चलो 2014 में जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। देयर इज अ नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या इसका मेंशन नहीं है, देखो है इसका मेंशन, हमें समझ में आएगा। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, ये ठीक है, सो ओनली 2 ये गलत हो गया। 2013 का सवाल है, द चेयरमैन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नोट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। देखो चेयरमैन नहीं होते हैं बिकॉज इज अ वाइस प्रेसिडेंट, डिप्यूटी चेयरमैन वहीं के होते हैं, सो गलत हो गया, तो ये दोनों गलत हो जाती हैं। वेल द नॉमिनेशन मेंबर ऑफ द nominated member of 2 houses of the parliament have no voting right in presidential election, they can write in the election of, yes this is correct। प्रेसिडेंट के में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उनको नॉमिनेट ही प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है, बट वाइस प्रेसिडेंट का उसमें कोई रोल नहीं है, तो वो वोट कर सकते हैं। व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा, अगर मनी बिल को कुछ भाग में वो अमेंड कर देंगे तो क्या होगा, लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग एंड नॉट एक्सपेंडिंग द राज्यसभा, ये बिल्कुल ठीक है। लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर, नो। लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा, नो। प्रेसिडेंट में गिव, नो, वो तो है ही नहीं, ज्वाइंट सिटिंग है ही नहीं, तो ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए यहीं पे आज के हमारे सारे के सारे सवाल और पार्लियामेंट का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। कल हम कर लेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड टू द जुडिशरी। और अभी मैं चलती हूँ, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, PYQs को करते रहिएगा स्ट्रांगली। गुड बाय, गुड टाटा।